वक्त हो गया है पहली बहस का। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाले आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब सरकार इसे आज राज्यसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। सवाल यही है कि क्या आरएसएस का कोटा वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देकर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 282 सीटों में 256 सीटें 14 राज्यों से मिली थी। इन 14 राज्यों में लोकसभा की 341 सीटें हैं, जिनमें से करीब 180 सीटों पर सवर्ण वोटर निर्णायक है। अब बीजेपी इन्हीं वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष के कई दल इस बिल के समर्थन में आ गए हैं, इसलिए मोदी सरकार की राह राज्यसभा में आसान जरूर दिख रही है, लेकिन विपक्ष इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। इंडिया न्यूज पर आज इसी मुद्दे पर हम पहली बहस कर रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। उससे पहले आप ये ग्राफिक्स देखिए कि लोकसभा में पास अगर राज्यसभा बिल होगा तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है और बीजेपी के पास सिर्फ 90 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए विपक्ष का साथ चाहिए तो विपक्ष का साथ मिल रहा है, क्योंकि 2019 से पहले कोई भी राजनीतिक दल रिस्क लेना नहीं चाहेगा सवर्णों के वोट को लेकर। और तब जब ये आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ मामला हो तो हम आपको ये आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि जादुई आंकड़ा 163 का है। कुल सदस्य जो है वो 244 है राज्यसभा में। एनडीए के पास 88, कांग्रेस के पास 50, समाजवादी पार्टी के पास 13, बहुजन समाज पार्टी के पास 4, एनसीपी के पास 4 और आम आदमी पार्टी के पास 3। तो कुल 162 सीटें जो वोट जो हैं वो बिल के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने के 5 बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण, बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा रहा है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है। SC/ST एक्ट संशोधन बिल लाए, प्रमोशन में आरक्षण का फैसला मोदी ने लिया। हालांकि SC/ST एक्ट पर उनके खिलाफ हुए सवर्ण करीब 22.5% आबादी पर नजर थी। इस बड़े फैसले को लाकर ओबीसी को साधने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मोदी सरकार ने। करीब 50% आबादी में पैठ बनाने की कोशिश इसको माना जा सकता है। तो मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। हालांकि टाइमिंग पर सवाल जरूर है। 3 तलाक के ऊपर भी कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है इस बिल को लाकर जो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो मुस्लिम आबादी है उसमें 50% वोट बैंक पर महिलाओं के जरिए से सेंध लगा दी है। तो बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में ये जो बड़े फैसले हमने आपको दिखाए मोदी सरकार के, वो बड़े फैसले। और अब एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, मैं उस पैनल से भी आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ स्वदेश सिंह जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बीडी नकवी साहब बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार फलवारिया साहब आरएसएस के सपोर्टर हैं। विनय पाठक ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ फॉर इक्वालिटी हैं। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत हम कर लेते हैं स्वदेश सिंह जी से, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। स्वदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। आप मानते हैं कि ये सच में मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि वीपी सिंह भले ही वो जातिगत समीकरणों पर आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन वोट बैंक उनके हक में नहीं गया था और करारी हार हुई थी। 2014 से पहले यूपीए सरकार भी जाट आरक्षण की डुगडुगी उसने बजाई थी, लेकिन नतीजे फेवर में नहीं आए थे। क्या सच में ये मास्टर स्ट्रोक लग रहा है आपको और ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 2019 में? देखिए, सरकारें राजनीतिक पार्टियां बनाती है और राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है, इसलिए आप इसको ऐसा भी कह सकती है, लेकिन हम लोग इसे दूसरी तरीके से भी समझते हैं कि जब 2014 का चुनाव शुरू हुआ तो आपको स्लोगन याद होगा, सबका साथ सबका विकास। और 15 अगस्त 2014 के भाषण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये युवाओं और गरीबों की सरकार है। तो ये समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली सरकार है, किसी एक पक्ष या एक वर्ग को लेकर सभी पक्षों को साथ लेकर चलने वाली सरकार तो है। अचानक लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन में लास्ट दिन बिना नोटिस के कोई बिल लाना। देश में 9 करोड़ शौचालय बनाए गए, उससे किसका लाभ होगा? अरे सर, वो सिर्फ कागजों पे बनाए गए। अगर आपको 30 करोड़ वो कागजों बनाए गए, 30 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट तो नींव भी नहीं खुली है। इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग की बात आपने कही, चाहे दलित समाज की आपने SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के रिवीजन की बात आपने कही,
सवर्णों की नाराजगी के लिए ये बिल लाया गया। नहीं, उसीलिए क्या कहते, नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको पता है IIT में जो क्या कहते हैं कमजोर वर्ग का विद्यार्थी आता है उसको 66% में फीस में छूट मिलती है। SC बच्चों को क्या कहते हैं पूरी छूट मिलती है। 24 IIT देश में है। जिस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से ये बिल लाया गया है, वहां पे EWS में फेलोशिप भी बनाई गई है। पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार नहीं हुआ है। एक मिनट स्वदेश जी, आपने 8 लाख की आमदनी के नीचे के लोगों को समेटा है, लेकिन आपको इससे ये नहीं लग रहा है कि एक वो गरीब आदमी जो गांव से मजदूरी करने के लिए आता है उसको और एक बिजनेसमैन को जो 2 से 2.5 लाख रुपए टैक्स देता है, आपने समान लेवल पर रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस गरीब को, असली गरीब को फायदा मिलना चाहिए, उसका हक वो संपन्न वर्ग मार देगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अमीर और गरीब के हिसाब से नहीं होगा, उसके बच्चे के हिसाब से होगा कि उसको 12th में मेरिट कितनी आती है। आप भी समझती होंगी। अगर किसी गरीब, मैंने कल एक ट्वीट देखा कि वो लंच पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करती थी लड़की, 12वीं में 90% से ज्यादा मार्क्स आए, इतनी मेहनत के बाद उसको इसका लाभ मिलेगा। कोई अमीर जिसके 6.5 लाख आमदनी लेकिन बच्चे को 72% आएंगे तो नहीं मिलेगा। तो पहली बार देखिए, पहली बार हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आरक्षण देने की बात किसी सरकार ने किया है। धर्म के आधार पे एक पार्टी है जो इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करती है। 1919 में किया था और 1947 में क्या हुआ हमने देखा। एक सरकार ऐसी भी आई है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि इसमें सभी वर्ग के लोग इंक्लूडेड होंगे, कोई जाति कोई धर्म नहीं, उसके लिए आरक्षण। पल्लवी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। पल्लवी, बिना नोटिस के पार्लियामेंट्री सेशन के लास्ट दिन, इस सरकार का लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन इसको माना जा रहा है, और बिल ला दिया गया बिना नोटिस के। अचानक ये बिल आ गया और विपक्षी दलों को सोचने समझने का समय नहीं मिला और इसके पक्ष में सभी चले गए। क्या माना जाए, आज सोच समझकर कुछ चर्चा कारगर होगी राज्यसभा में या कांग्रेस ब्लाइंडली सपोर्ट करेगी? देखिए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि ये सरकार की डीवियसनेस है, इनकी शातिरता है कि लास्ट मिनट पे इन्होंने ये बिल, अगर इस मुद्दे को लेके इतने सीरियस थे और ये एक पॉलिटिकल जुमला नहीं था, तो लास्ट मिनट पे, लास्ट दिन पे ही क्यों इन्होंने ये बिल टेबल किया? उससे पहले क्यों नहीं किया? हमें वक्त क्यों नहीं दिया इस पे प्रिपेयर होने का? दूसरी बात, सुरजेवाला जी ने भी स्पष्ट आके कहा है कि इस बिल की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है। 91 में आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी की सरकार भी 10% रिजर्वेशन लाई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिसको 92 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इंदिरा सानी जजमेंट में 9 जजों का बेंच बैठा था और कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी इस बिल को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रही है। माना कि हमारे बीजेपी से आइडियोलॉजिकल मतभेद है और बीजेपी को हमारे साथ कुछ पर्सनल मतभेद है, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए देश के हित में इनकी पर्सनल होता है ना, अपनी रैली में चिल्लाते हैं, पर्सनल उतर आते हैं, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं है तो ये पर्सनल उतर आते हैं, नेहरू गांधी फैमिली अटैक। आप पहले अपने गिरेबान में भी झांके पल्लवी जी, जो पर्सनल एलिगेशन वो आप पर लगाते हैं उससे तीखे आप भी लगाते हैं। इस मामले में दोनों पार्टियां बराबर है, डिफरेंस है। आप खुश रहिए, दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हमें खुश मत कीजिए, जनता को खुश कीजिए, वोट वो देगी। जनता फिर सच से खुश होती है और सच यही है कि कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आज राज्यसभा में कुछ कारगर पॉइंट्स कांग्रेस उठाएगी। आज एक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं यही कह रही हूँ, कल जब डिबेट हुआ तब आप देखेंगे ऑपोजिशन की ज्यादातर पार्टियों ने यही कहा कि क्योंकि ये युवाओं को लेकर बिल है और रोजगार की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, इसलिए ऐसे बिल्स जो है ज्यादातर अनअपोज जाते हैं, इनको कोई अपोज नहीं करता। लेकिन ये जो बिल ड्राफ्ट किया गया है इसमें कितनी कमियां हैं और कितना खराब बिल है उस पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि ये बिल अनअपोज जाएगा, इसको कोई अपोज नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। इस बिल के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ठीक है। कांग्रेस सरकार ने 91 में उठाई थी, आप मोदी सरकार ने 2018 में उठा दी, 19 में उठा दी। हालांकि इनके तो मैनिफेस्टो में भी ये बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लाएंगे ये बिल। 10 साल सत्ता में रहे तब लाए नहीं, मैनिफेस्टो में चुनाव जीतने के लिए दे दिया, सेम काम बीजेपी ने भी कर दिया। जाते जाते आखिरी दिन, क्या आप लोगों को लगता है कि लोगों को इतनी समझ नहीं है और लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है? बीडी नकवी साहब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, सर हक में हैं आप इस बिल के, या आप चाहते हैं कि कुछ कारगर चर्चा राज्यसभा में आज होनी चाहिए?
देखिए, ऐसा है कि हमारी नेता ने पहले ही कल ही सपोर्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन ये जो कोशिश है बीजेपी की, ये ऐसा है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जैसे कोई आदमी बड़ी नींद के बाद एक साथ उठ जाए, जाग जाए, उसे लगे अरे मैंने ये काम नहीं किया था। चलिए, गरीबों की ख्याल तो आया मोदी जी को, अडानी अंबानी से निकल के बाहर तो आए, लेकिन जो 2019 का इलेक्शन है वो इस बात पे मिलेगा कि आपने क्या किया है। ये एजेंडा जरूर तय हुआ है, आइंदा आने वाले जो सरकार होगी 2019 के बाद, उसके लिए वो क्या करेगी, उसके लिए ये एक एजेंडा है। और गरीब अगर हाई कास्ट का है उसे भी कुछ मिले, लेकिन ये कौन सा गरीब है जो 8 लाख रुपए सालाना कमाएगा? मुझे इस बात पे एतराज है। इसका थोड़ा सा नीचे लिमिट रखनी चाहिए। 3 लाख 4 लाख रुपए सालाना वाले हाई कास्ट को गरीब माना जाना चाहिए। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, किसी भी पैरामीटर से सही नहीं है, मेरे राय सही है। यही पॉइंट मैंने भी उठाया था अभी सुदेश जी से कि 8 लाख से कम वाला और 10,000 लाख भी नहीं कमा पाता, आपने दोनों को अगर बराबर तराजू में रख दिया तो दब तो 1 लाख वाला जाएगा ना सर, उसके पास तो कोई संसाधन ही नहीं है। सरकारी स्कूल और जितने छोटे व्यापारी हैं जो आपके, बिल्कुल शोभना जी आपने सही कहा, जो आप कहा जाए कि हाँ जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, वो टैक्स नहीं देते हैं तो वो भी इसी स्लैब में आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ विनय पाठक जी मेंबर सेक्रेटरी यूथ फॉर इक्वालिटी मौजूद है। ये स्टंट है। हाँ ठीक है नकवी साहब। विनय पाठक जी मेंबर सेक्रेटरी यूथ फॉर इक्वालिटी हैं। विनय जी, क्या आपको लगता है कि सच में ये युवाओं के लिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए मददगार होगा, या वही आपका भी वही सवाल है कि 8 लाख और 1 लाख कमाने वाला दोनों अगर बराबर हैं तो 8 लाख वाले को फायदा ज्यादा हो जाएगा? पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी, उसके लिए सॉरी, उसमें गलत आ गया। मैं सिर्फ एक मेंबर हूं, ना ज्वाइंट सेक्रेटरी ना मेंबर सेक्रेटरी हूं। अच्छा, सबसे पहले तो एक सराहनीय कदम है कि लोगों का थोड़ा सा, या आप कह सकते हैं जातिगत चश्मा उतरा। हाँ। और वोट बैंक के इतर आर्थिक आधार पे जाके व्यक्ति विशेष के लिए सोचना शुरू किया। आपको लग रहा है वोट बैंक के इतर है? आपको ये नहीं लग रहा है कि SC ST एक्ट से जो सवर्ण वोट 3 हिंदी बेल्ट में रूट गया उसको मनाने की कोशिश है एनडीए सरकार की? मुझे 20 सेकंड का आप टाइम नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या है। बोलिए। थोड़ा सा सोचना शुरू किया है, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए सराहनीय कदम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए। सबको संरक्षण, हर प्रतिभा का रक्षण और समान शिक्षण, हर किसान गरीब जवान को आरक्षण। इसके लिए बहुत से लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी थे, उसके बाद अभी जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात पे आता हूं, अभी रघुराज प्रताप सिंह, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने पार्टी बनाई, उन लोगों का दबाव काम आया। और सबसे बड़ा दबाव वो काम आया जो आप कह रही हैं कि 3 राज्यों में जब नोटा का सोटा इनके ऊपर चला है तो इन लोगों का दिमाग ठिकाने हुआ है कि अब चीजें बदल रही हैं, हमें मापदंड बदलना पड़ेगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो वोट के लिए काम करती है, ये सब बहुत बेहतरी से जानते हैं। और जैसे इसके पहले क्वेश्चन इसके टाइमिंग पे किया जा रहा था, हाँ। तो टाइमिंग को लेके मैं ये कहता हूं कि आज के पहले भी आप देख लीजिए, इस तरह के जितने भी लोग लुभावने बिल आते हैं वोट के लिए आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, चुनाव से पहले अचानक सभी वर्गों की चिंता राजनीतिक दलों को हो जाती है। हाँ। बताइए स्वदेश जी, नोटा का सोटा उसका असर है ये, या सच में आप बहुत ज्यादा मतलब कहा जाए कि कंसर्न थे आर्थिक रूप से पिछड़ों के साथ? 4.5 साल लगा दिए हुजूर आते आते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है, कोई किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती। और ये आज से काम नहीं कर रही। 1951 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्टी बनाई तो अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति, 1951 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्टी बनाई तो अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि सरकार 5वें साल में काम करना शुरू कर रही है। 2 अगस्त 2014 को जनधन स्कीम आ गई थी, 2015 में स्कीमें आई, 16 में स्कीम आई, 17 में स्कीम आई, 18 में आई। चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे दलित की बात हो, समाज को आप ऐसे देखते हैं तो आपको ऐसे भी बताता हूँ। महिला, आपने खुद कहा ट्रिपल तलाक का बिल है। स्वच्छता की बात, स्वच्छता से कौन सा वोट मिला करता है? अरे कौन सी स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री जी ने जो खुद गाँव वोट नहीं है, चलिए ठीक है, चलिए मुझे रुकना पड़ रहा है, मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है और हेडलाइंस लेके पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मुद्दा यह है कि कल लोकसभा से तो 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण बिल था, संविधान संशोधन बिल, वो पास हो गया। क्या राज्यसभा में भी सरकार की डगर इतनी ही आसान रहेगी? स्वदेश सिंह जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, बीडी नकवी साहब बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, राजकुमार फलवारिया साहब आरएसएस सपोर्टर है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। विनय पाठक जी मेंबर है यूथ फॉर इक्वालिटी के। स्वदेश सिंह जी, हम आपके बिल पर कोई उंगली नहीं उठा रहे, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन आपको नहीं लग रहा? मेरा फिर वही सवाल, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर इतना ही आपका सरोकार था तो 4 साल में इस बिल को आप पेश कर चुके होते और अभी तक तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका होता। अब जब अचानक आपको लगा कि रेत फिसल रही है हाथ से, तो आपने ये बिल लाकर ट्रुप का इक्का अपना फेंक दिया। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा समझिए, लेकिन 4.5 साल मोदी सरकार ने जो काम हमें नहीं किया, लगता आपको कहा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में, देखिए हमें या तो डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको पता है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हम लोग सोचते हैं ओबीसी और एससी का काम होता है सिर्फ, लेकिन आपको पता है ट्रांसजेंडर बिल भी मोदी सरकार ने पास किया। ओल्ड एज के लिए भी सरकार ने काम, विकलांग के काम होते हुए आपको नजर आएंगे 2-2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। विकलांग ट्रांसजेंडर कितने इस देश में, बहुत नाम मात्र के, उनके भले के लिए भी काम किया, पिछला भी लाया ना इसी सेशन में। तो इस तरह से 4.5 साल में अगर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की बात करें, उसमें ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी होते हैं, उस सेक्शन से आने वाले विद्यार्थी, उसमें कुछ 100-150 फेलोशिप उन्हें मिला करती थी, आज 1000 फेलोशिप मिला करती है। पता है कि ईडब्ल्यूएस, स्वदेश जी, नहीं, एक मिनट स्वदेश जी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप जो बच्चे लेते हैं, उनके माता पिता की जो सालाना आमदनी है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है? तो आप उनको अगर रिजर्वेशन देते हैं तो बनता है, लेकिन अगर आपने 8 लाख का स्लैब लगा दिया तो वो जो 1 लाख से कम वाले बच्चे हैं, क्या आप उनको दोनों को बराबर रख देंगे? यही मैं आपको कहना चाहूँ। देखिए, जब एडमिशन लेने वो जाएगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राध्यापक भी हूँ, मैं आपको बताऊं, जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तो मेरिट लिस्ट जारी होती है, पापा का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर वो 8 लाख की स्लैब से नीचे होगा, अगर उसके लिए भी 90% कम होंगे, उसके 70% तो 90% वाले को ही मिलेगा। अरे पल्लवी जी, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि कुछ सार्थक बहस कीजिए ना राज्यसभा में। सिस्टम में सीतामढ़ी तो अचानक आ गया बिल, तो आप समझ नहीं पाए, आने वाने में आपको समर्थन देना पड़ा, तो सार्थक बहस की हम उम्मीद करें आज। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी ने कल लोकसभा में भी जब काफी घंटों इसकी चर्चा चली है, तो यही कहा है कि इस बिल की जो आइडियोलॉजी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बाकी भी ऑपोजिशन पार्टीज है जिन्होंने समर्थन किया, टीएमसी वगैरह ने, उन्होंने भी यही कहा कि इस बिल की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो युवाओं को लेती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, इसलिए ऐसे बिल को अपोज कोई नहीं करता है। तो इसकी बेसिक आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन इस सरकार की जो नियत है इसको लेके, जो लास्ट मिनट पे लाना एक पॉलिटिकल जुमला, और क्या ये सरकार इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, वो बेसिक मुद्दा। और वो सबने, कांग्रेस ने कल भी उठाया, कल भी उस पर बहस चली है, ऑपोजिशन ने बहस की है, ऐसा नहीं है बहस से परहेज हुई है। मेरे स्वदेश जी से बस 2 सवाल है जो कल हमारी पार्टी ने लोकसभा में भी उठाया, और वो ये है कि आप जानते हैं देश की कितनी जनता परसेंटेज इनकम टैक्स भरती है? 3% जनता इनकम टैक्स भरती है। अरे छोड़िए ना, आपको पता है आपके आंकड़ों पे हम विश्वास नहीं रखते। अच्छा छोड़िए, आप सुनिए, 4.5 साल में 70 साल में जो नहीं पाया, वो 4.5 साल में सुनिए सर, आपके हिसाब से तो 2014 हाँ डेटा जब निकालेंगे तब ये बात बोलिएगा, अभी आपके पास डेटा नहीं है तो मेरे सरकार का डेटा, सरकार को 3% को मानना पड़ेगा, चाहे मैं हूं या आप। सुन लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं, सवाल से क्यों घबरा रहे हैं, सुन लीजिए। 3% जनता फिलहाल इनकम टैक्स भरती है, जिसमें से कितने लोग 8 लाख वाले स्लैब में आते हैं, आप बताइए। पहली बात तो आपका अगर आप 8 लाख इनकम लेंगे, आप बताइए बीपीएल का जो इनकम होता है कितना होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं पर मंथ कितना होता है? आपने तो उसकी डेफिनेशन भी बदल दी। उस पर जाएंगे तो बहुत सारी नौकरियां ही नहीं है, पहली बात मैंने कहा विनय जी, ठीक है विनय जी, भी जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, रिप्रेजेंटेशन और रिकॉग्निशन की भी लड़ाई है। फिर अगर आप इस देश की संपत्ति और सम्मान, 1 मिनट आपको साफ करें, रुक जाइए विनय जी, बहुत बड़ा दायरा, 8 लाख की बात करती है, पावर की बात करती है। अरे रुक जाइए सुरेश जी, 1 मिनट रुक जाइए। उज्ज्वला, अच्छा जो लड़की स्कूल नहीं जा पाती, जो गांव की गरीब अनपढ़ लड़की स्कूल नहीं जा पाती, उसके लिए कोई योजना नहीं कर सालों में आपने कौन सी बहुत नौकरियां पैदा कर दी? के तहत नहीं मिले। आप लोगों का
पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम गेम आप लोग करते हैं। रुक जाइए, अगर आप बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नौकरी की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी जो नौकरी तक नहीं आ पाती, शिक्षा नहीं मिल पाती, उनके लिए योजना बनी है कि नहीं बनी है? स्वदेश जी रुक जाइए, विनय जी से मुझे सवाल लेने दीजिए। विनय पाठक जी, 8 लाख आमदनी का जो दायरा केंद्र सरकार ने फिक्स करा है इस बिल में, जो संविधान संशोधन बिल लेकर आई है, उसमें जितने छोटे किसान हैं, क्योंकि 5 एकड़ की जो जमीन की बात करी गई है, वो तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 4 से 5% किसान होंगे इस देश में जिनके पास 5 एकड़ से ऊपर जमीन होगी। 5 एकड़ से कम ही जमीन होगी ज्यादातर किसानों के पास। 1 मिनट रुक जाइए, 5% है वो, सिर्फ ज्यादातर किसानों के पास बहुत जमीन कम होगी, 5 एकड़ से कम होगी। आमदनी 8 लाख आपने कर दी, तो उसमें सारे छोटे बिजनेसमैन भी आ गए, असंगठित क्षेत्र के जितने वो है कर्मचारी वो भी आ गए, सब आ गए उसमें। तो ये दायरा तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसे में 10% आपको लगता है कि पूरा न्याय कर पाएगा? और जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो हो पाएगा? देखिए, ये दायरा जैसा आप कह रहे हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये दायरा बहुत बड़ा है। और रही बात सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय को तो इन लोगों ने शुरुआत से ही वोट बैंक साधने का एक हथियार बना लिया था। आप ये बताइए कि सामाजिक न्याय जातियों का होता है, सामाजिक न्याय धर्म का होता है, सामाजिक न्याय व्यक्ति विशेष का होता है। सपोज करिए एक क्लास में कोई बच्चा है, वो अगर फेल हो जाता है, कम नंबर आता है, तो हम उसे रिमीडियल क्लास देंगे कि पूरे क्लास को रिमीडियल क्लास दे देंगे? मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो बहन जी कह रही है कि नौकरी तो है ही नहीं है। अब इसमें हो क्या रहा है, देश के विकास के लिए समन्वय जरूरी है, बराबरी जरूरी है, मगर हो क्या रहा है, रिजर्वेशन ये सबको देते जा रहे हैं। अब इससे प्रतिभाओं का हनन नहीं होगा। मैं कहता हूं कि जो भी रिजर्वेशन होगा वो सबके लिए होगा, और किसी भी ऐसे आधार पे होगा जो व्यक्ति विशेष को इंगित करता हो, किसी ग्रुप और आइडेंटिटी को ना इंगित करता हो। और अगर ऐसा रिजर्वेशन होगा जो संवैधानिक सीमा के बाहर होगा या असंवैधानिक होगा और अमानवीय होगा, तो उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। मेरिट वाले क्या करेंगे बताइए? मेरिट वाले को आप कितना पढ़ाएंगे? 90 नंबर लाइए तब आप देखिए नौकरी नहीं है, 95 नंबर लाइए तब नौकरी नहीं है। मैं अपना बता रहा हूं, मेरे भाई का 2011 में उसने यूपीएसआई क्लियर किया। 86% नंबर होने के बाद 7 साल लगभग 6 साल यूपी में कोर्ट में मुकदमा चला, और उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिली। मुखर्जी नगर में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब एज अलग अलग कर दिए हैं। हम कहते हैं 1 नेशन होगा और 1 एज लिमिटेशन फॉर एवरी एग्जामिनेशन होगा। आप करिए ना। वो तो 65 साल का कांग्रेस का शासन, 4 साल मोदी सरकार को भी देख लिया। इन नेताओं का उस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। इनको सिर्फ वोट बैंक की रोटियां सेकनी है, वोट इनको दीजिए, ना बढ़ती जनसंख्या पर इनका कोई ध्यान है। इनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि हम ऐसी कौन सी योजना की घोषणा कर दें, चाहे वो बीजेपी सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जिससे वोट बैंक हमारी झोली में आ जाए। जाट आरक्षण की बात इन्होंने कर डाली थी 2014 से पहले, और अब स्वदेश जी आपने कर डाली। आपने विनय जी को सुना, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये जो पूरा आरक्षण की बात है, रिजर्वेशन की बात है, या तो उसके डिस्कोर्स में जाए। अफर्मेटिव एक्शन के लिए हम लोगों ने आरक्षण को एक तरीका माना है, उसके बियॉन्ड जाने की भी जरूरत है। उसके लिए भी मोदी सरकार, जैसे कि मैंने उज्ज्वला स्कीम की बात की, वो भी अफर्मेटिव एक्शन का एक तरीका। जो लड़की अपने ब्लॉक पे जा नहीं सकती, हस्ताक्षर कर नहीं सकती। अरे सर, उज्ज्वला योजना में आपने सिलेंडर और चूल्हा तो दे दिया, उस आदमी के पास पैसे नहीं है भराने के लिए। मुझे नहीं पता, आप लोग अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीट रहे हैं, असलियत से मुंह छुपाते हैं आप सारे राजनीतिक दल। टैक्स पेयर की बात करेंगे तो मैं उस महिला की बात भी करूंगा। इस देश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढने वाले लोग ज्यादा है बनिस्पत की आईआईटी की नौकरी, बीडी नकवी साहब, एक मिनट, बीडी नकवी साहब बनिस्पत की आईआईटी करने वाले। और हमने रिजर्वेशन के लिए ग्रुप बेस्ड, हमने इस देश के संविधान में रिजर्वेशन के लिए ग्रुप बेस्ड अप्रोच ली थी कि नहीं ली थी? अगर आप जैसा कि विनय जी कह रहे हैं कि व्यक्ति दर व्यक्ति, उसके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और बहुत सारे नौकरियों के डेटा की बात करें, नौकरियों के डेटा की बात करें, ईपीएफओ का डेटा देखना पड़ेगा आपको, फंड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखना पड़ेगा, जिसमें एक साल में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नौकरियां आप लोगों के लिए तालियां बजाने का मन करता है, क्योंकि आंकड़ों में जिस तरीके से आप गरीब आदमी को उलझाते हैं ना, अगर आप समझ नहीं पाता है। का डेटा दे देता हूं। अच्छी देश है। एक मिनट, बीडी नकवी साहब, अरे स्वदेश जी रुक जाइए, कोई भाषण नहीं चल रहा है। बीडी नकवी साहब, आंकड़ों में आप ऐसा उलझाते हैं ना देश को, और जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है उन सब चीजों से, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो। बीडी नकवी साहब, इस मुल्क को एक नई पॉलिसी की जरूरत है। बीजेपी की सरकार
पिछले 4 साल में बिल्कुल फेल हो गई इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी एग्रीकल्चर पॉलिसी। कांग्रेस की सरकार सफल हुई 60-65 सालों में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। आवाज चली गई क्या? हाँ, बोलिए नकवी जी, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं नकवी जी? हम सुन पा रहे हैं आपको। नकवी जी सुन पा रहे हैं हम आपको? विनय जी आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं नकवी साहब का रुख करूंगी। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर देश को विकास के पथ पे आगे ले चलना है तो समन्वय बनाना जरूरी है। हमें प्रतिभा और जो हमारे पिछड़े भाई हैं, गरीब हैं, किसी भी रूप से वो पिछड़े रह गए हैं, गरीब हैं, उन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ। मगर ये कहाँ का जस्टिस हो रहा है? आप बताइए कि आप प्रतिभा को पीछे छोड़ दे रहे हैं। हाँ। बराबरी अगर 100% है तो 50-50 लेके चलने पे होगी। हाँ। कि 80-20 पे होगी कि 60-70 पे होगी? ये लोग क्या करेंगे वोट बैंक के लिए, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं 2 लाइन में इसको कहता हूं, ये ना कोई योजना है, ये प्रतिभा हनन और वोट साधने की सिर्फ परियोजना है और कुछ नहीं है। और ये लोग कुर्सी के लिए देश का भी बंटाधार हो जाए तो इनसे मतलब नहीं। आप जनसंख्या की बात कर रही थी। हाँ। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। हाँ, मगर आप ध्यान नहीं है। ध्यान क्यों नहीं जाएगा? मैं बता रहा हूं, उस पे तो हो सकता है ये लोग कुछ दिन में कोई स्कीम निकाल दें। हम कितने लोगों को देखते हैं जो जातीय नेता हैं, वो कहते हैं साहब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सारा जो मसला है देश का, सारी समस्या की जड़ ये वोट बैंक की राजनीति है। देश की असल समस्याओं पे किसी का ध्यान नहीं है। वोट बैंक हमारा मजबूत होता रहे, इसलिए हम देश हित का कोई फैसला लेंगे ही नहीं। हम सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं, लेकिन उन 40% बच्चों को जिनको आपने छोड़ दिया है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या बचेगा ये भी तो बता दीजिए स्वदेश जी। आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने तय की, उसको आप 60% पे ले गए। लेकिन अब जो 40% आपने छोड़े, उन बच्चों का आंकड़ा भी तो देख लीजिए कि वो क्या करें। क्या वो आत्महत्या कर लें या वो भूखे मरना शुरू कर दें? नहीं, देखिए जैसा कि आपने कहा कि 40% सीटें हैं और वो 40% रिजर्व नहीं है, पर वो लोग तो बहुत ज्यादा हैं उनकी तुलना में परसेंटेज में। जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, इस समस्या से कैसे मुंह मोड़ रही है सरकारें? आप देखिए, चाहे जो दलित की पॉपुलेशन देख रहे हैं, एसटी की पॉपुलेशन देखिए, ओबीसी की पॉपुलेशन देखिए, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी है वो अनरिजर्व सीट्स है। इसमें कोई भी आ सकता है। यानी कि अगर एक ओबीसी परिवार का अच्छा बड़े परिवार से बच्चा है जिसके पास वो जनरल में भी आ सकता है, वो भी आ जाएगा ना। इसीलिए न्याय की ओबीसी का रिजर्वेशन भी आपको मिला है, एसटी का मिला है, पाएगा ना। ये तो उसको भी सोचना चाहिए कि मैं क्रिमिनल में आ गया हूँ, क्या मुझे छोड़ना चाहिए? बीडी नकवी को सुन लेते हैं, बीडी नकवी को सुन लेते हैं स्वदेशी। हाँ बोलिए नकवी साहब जी। देखिए देखिए अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चा ओबीसी या शेड्यूल कास्ट में अप्लाई करेगा, कैटेगरी में अप्लाई करेगा, वो जनरल में नहीं जा सकता। ये मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, हम इस डिबेट के अंदर लोगों को समझना चाहिए कि वो बात खत्म हो गई। वो बात पहले थी, इस जजमेंट से पहले थी कि बीसी वाला, एसी वाला अगर मेरिट पे होकर चला जाएगा, तो अब चीज खत्म हो गई है। लेकिन इस गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी का फेलियर हुआ है, एग्रीकल्चर पॉलिसी का फेलियर हुआ है, एनिमल पॉलिसी का फेलियर हुआ है। सबसे बड़ा आप समझिए, सरकार बीजेपी वाले देहातों में, गांव में जाने पाएंगे। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अब हम सीधे अपने दर्शकों को राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर आनंद शर्मा कुछ कह रहे हैं। बिल वहां पर 12 बजे पेश होना है। Whether it's a constitutional amendment or bills on sensitive matters, it has become a habit of this government to bypass legislative scrutiny and treat this house as a mere rubber stamp. We cannot accept this. अपनी बात we cannot accept this situation. You take the sense of the house as per the rules. Take the sense of the house then. 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजी भाई गोयल। 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजीलाल गोयल। सर, आपने अपनी बात पूरी करने के लिए सदन के ध्यान में मैं रखता हूं। मिस्टर गोयल सर, जब से आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे, बाकी और सरकार आई है तब से गुजरात और तमिलनाडु के मछुआरे को बहुत खुशी मिली है। सर, हजारों मछुआरे पाकिस्तान के छूट गए हैं, हजारों मछुआरे तमिलनाडु के श्रीलंका में छोड़े हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, जब से मोदी सरकार आई है तब से। सर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में तीन फिशिंग बोट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया।
तो आनंद शर्मा को आपने सुना, उनका साफ कहना था कि ये जो बिल था पहले संसदीय समिति में जाना चाहिए था, उसके बाद फ्लोर पर आना चाहिए था। हालांकि जल्दबाजी में कल कांग्रेस ने साथ तो दे डाला। अब शायद उसको महसूस हो रहा होगा कि इससे ये जो बिल है जितना एक्यूरेट वो चाहती है उतना नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज्यसभा में एक सार्थक बहस आज हमें देखने को मिलेगी। तो पहली बहस में हम लौटते हैं, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। बीडी नकवी साहब, आप कुछ कह रहे थे, मुझे रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं चर्चा में आगे और मेहमानों के पास जाऊंगी। जी जी, देखिए अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, शायद बीजेपी के प्रवक्ता है वो, कि अगर कोई दलित कैंडिडेट है, अगर कोई एससी ओबीसी कैंडिडेट है तो वो जनरल कैटेगरी में भी बैलेट पे अपना, तो आपने करेक्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया है, वो बात ये तो मैंने कहा। दूसरा, ये जो टाइमिंग है जिसका सब जानते हैं कि ये टाइमिंग गलत था। इस वक्त सरकार ये कोशिश कर रही है हाई कास्ट को मैसेज देने की कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो ऑलरेडी, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। जो दलित ऑर्डिनेंस था, दलित एक्ट के बारे में, जो SC/ST के बारे में था, उससे जो नुकसान हुआ, खासकर देखिए मध्य प्रदेश में हार जाना जो है वो इस बात का सिग्नल करता है कि आइंदा इलेक्शन में भी बीजेपी की हार होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की। इसलिए बौखलाहट है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए डूबते को तिनके का सहारा की कोशिश है, एक आखिरी कोशिश साबित होगी उनकी इस चीज को, कोई ये गेम चेंजर साबित नहीं होने जा रहा है। ठीक है बीडी नकवी साहब। विनय जी, आप एक युवा हैं और आप आते भी यूथ फॉर इक्वलिटी से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकारें, चाहे कांग्रेस के ने जातिगत आरक्षण की बात करी और अब एनडीए गवर्नमेंट जो है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण बात कर रही है, क्या आपको लगता है कि 2019 में वोटर, देश का युवा इससे प्रभावित होगा और अपने वोट को डिसाइड करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? युवा अब इन लोगों के जो ये लोक लुभावन प्रोग्राम है और देश को खंड खंड करने के प्रोग्राम है, उस किसी भी चीज को आधार बना के, उससे किसी भी हालत में प्रभावित होने वाला नहीं है। अभी चूंकि युवा के पास ऑप्शंस कम है, मगर युवा उनमें से बेटर ऑप्शन तलाशेगा। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि युवा अब हमारे रेवड़ी बांटने से हमारे फेवर में आएगा, तो युवा नहीं आने वाला, क्योंकि युवा की एक सिंपल सी सोच है कि सबको चाहिए, या वो कहता है बात करिए रोजगार की, महिला अधिकार की, मानव संरक्षण। ठीक है, एक मिनट रोकना पड़ रहा है। अरुण जेटली, हिंदू मुसलमान की कुछ कह रहे हैं राज्यसभा में, सीधे अपने दर्शकों को वहां लिए चलते हैं। Therefore, this is not a case of allocation of time. He is referred to a wrong rule. The rule in question is Rule 12, where the sense of the House word which is mentioned for variation under Rule 37 is not an expression used. It's a sole prerogative of the chair, keeping in mind the business of the House. Since an important business has been pending, the chair has taken a decision. It's been a long-standing tradition. We don't question the ruling as far as the chair is concerned. Secondly, sir, the country expects the House to function. Now, on the normal working days as per the calendar, well, the answer is your answer that the country doesn't expect the House to function. On normal days, please, on normal working days, please take your seat. On normal working days, we should have been working. On most of them, the House took adjourn. At least there is one extra day to consider important legislations. And what Mr. Anand Sharma has said with regard to Northeast, when that bill comes up, he is free to make all his observations. Therefore, you sir may proceed with the business of the House. Shri Rajmani Patel, 0 hour. Completed. सर आपके माध्यम से मैं सरकार से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे तीनों मछुआरों को इलीगली पकड़ा गया है, समुद्री सीमा पाकिस्तान की न होते हुए भी। सर ये इन्होंने क्या किया कि अपनी पाकिस्तानी मरीन जो स्टीमर थी वो अपनी हद में रखी, वहां से 65 तो राज्यसभा से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अभी बिल पेश भी नहीं हुआ है, हंगामा शुरू हो गया है। आनंद शर्मा ने कहा कि हमसे बिना पूछे एक दिन राज्यसभा के सत्र को बढ़ा लिया गया। अरुण जेटली ने उसका जवाब दिया कि आधे से ज्यादा दिन तो जो राज्यसभा है वो चल नहीं पाती, एडजर्न रहती है, तो अगर एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन के लिए हमने खोल भी लिया तो इसमें क्या ऐसा